बीइंग अ डॉक्टर मीन्स यू हैव टू फेस सम चैलेंजेस जिनके बारे में ना इतनी ज़्यादा बात नहीं की जाती। कुछ हार्ड होते हैं और कुछ बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हन्नान और बाय प्रोफेशन मैं एक डॉक्टर हूँ और अभी लाहौर में अपनी न्यूरोसर्जरी की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। बात शुरू करते हैं एक कहानी से। तो होता यूँ है कि एक पेशेंट है, वो बिल्कुल नियर डेथ है और आप एक सुपरमैन की तरह उसकी ज़िंदगी में आते हैं और आप एक आनी दीवार बन जाते हैं उसकी और डेथ के दरमियान, और आहिस्ता आहिस्ता आप उसके डेथ के मुंह से खींच के उसको बाहर लेके आ जाते हैं। लेकिन रियलिटी में होता ये है कि एक साइड पे अगर आप लोगों की ज़िंदगी बचा रहे होते हैं, कुछ दूसरी साइड पे कुछ ऐसी बर्डन्स होते हैं जिनको आपने उठाना होता है। ब्रेकिंग हार्ट्स। तो इमेजिन करें कि एक पेशेंट जो है ना वो बहुत सीरियस कंडीशन पे, किसी की वो मदर है, तो वो अटेंडेंट आपके पास आता है और आपको पूछता है कि आप मुझे बताएं कि मेरी मदर की कैसी कंडीशन है। अब आप उसे झूठ भी नहीं बोल सकते और आप उसे सच सच बताते हैं कि उनकी मदर जो है ना वो इंतहाई क्रिटिकल है, शायद वो इस पोजीशन से वापस नहीं आती। आप देखते हैं फिर वो आपके सामने ही उसकी ज़िंदगी की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो छिन गई होती है। मैं जब भी कोई ब्रेकिंग बैड न्यूज़ करता हूँ तो मैं अपने आप को हेट करता हूँ इस चीज़ पे। ऐसी चीज़ है जो ना चाहते ना सब डॉक्टर्स ने करनी ही होती है। तो मैं भी ये चीज़ करता हूँ, लेकिन फिर मैं कोशिश करता हूँ कि किसी तरह जो है ना पेशेंट में थोड़ा सा एम्पैथेटिक हो के जो है ना उस अटेंडेंट के साथ रह सकूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना हाथ जो है ना उसके कंधे पर रख लूँ ताकि उसको थोड़ा सा एहसास हो और ये फीलिंग ना आए कि कोई बिल्कुल जो है ना कोल्ड ब्लडेड किसी ने बता दिया कि उसकी अम्मी और अब्बू इस दुनिया में नहीं रहेंगे। आपकी थोड़ी सी अटेंशन या आपका थोड़ा सा केयरिंग एटीट्यूड जो है ना उस बंदे के लिए वो मोमेंट आसान बना सकता है। बाज़ वक़्त हम सब ऐसे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं जो कि थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं। मतलब अगर आपने किसी पेशेंट को बताया हुआ है कि उसकी अम्मी या अब्बू शायद इस दुनिया में नहीं रहेंगे और उसको पहले किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ था, तो फिर होता यूँ है कि वो सारा का सारा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन आप पे निकलना शुरू हो जाती है। तो मैं उस टाइम कोशिश करता हूँ कि मैं रिटेलिएट ना करूँ, मैं बस कोशिश करता हूँ कि मैं उस बात का जवाब ना दूँ। एक छोटी सी चीज़ होती है, क्योंकि मैंने उसको जितना ज़ख्म पहुँचाया है वो शायद वो सारी उम्र उसका ना भर सके। सो कीप योर सेल्फ काम एट दैट मोमेंट। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ना कुछ चीज़ें बहुत अच्छी कर सकते हैं, लेकिन अगर उन चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाए ना तो फिर किसी सूरत में एक टाइम ऐसे आता है कि आप वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। इमेजिन करें कि आपके पास एक पेज है, उसको आपने दरमियान से फाड़ दिया। अब आपके पास एक बंदा लाता है कि आप इसको जोड़ दें, आप टेप लगा के जोड़ देते हैं। अब इमेजिन करें कि अब 4 उसके टुकड़े हुए हुए हैं उस पेज के, अब भी आप जोड़ लेते हैं। फिर एक टाइम आता है कि जब आपके पास पेज आता है तो 20 या 30 टुकड़े होते हैं। वो मोमेंट होता है कि जब वो चीज़ आपकी एबिलिटी से बढ़ जाती है। देयर आर सम टाइम दैट द थिंग्स दे गो बियॉन्ड योर एबिलिटी। तो मुझे बार बार अपने आप को ये रिमाइंड कराना पड़ता है कि कुछ चीज़ें हैं वो बियॉन्ड मी हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं उन्हें बेहतर नहीं कर सकता। तो उस कंडीशन के अंदर मेरा ख्याल है कि सिर्फ़ और सिर्फ हमारी एफ़र्ट मैटर कर रही है। अगर इतनी ज़्यादा बुरी कंडीशन के अंदर पेशेंट आया हुआ है तो आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन ना आप उसे सेव कर सकते हैं। लेकिन व्हाट मैटर्स कि आपने एफ़र्ट की हो। अगर मैंने एफ़र्ट की हो और रिज़ल्ट इतना अच्छा ना आए तो मैं अपने आप को कोशिश करता हूँ कि रिलैक्स करने की कोशिश करूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इतना ईजी नहीं होता अपने आप को उस टाइम रिलैक्स करने के लिए। तो मेरा ख्याल है यही मोमेंट है जिस मोमेंट के बारे में कहा हुआ है कि अमाल का दारोमदार नीयतों पे है। सो व्हाट मैटर्स कि आपकी नीयत क्या थी। तो एक बच्चा है ना वो साइकिल चलाना सीखता है। पहले उसकी साइडों पे ना 2 पहिए लगे होते हैं जो इसको सपोर्ट दे रहे होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ना वो ट्रेनिंग व्हील्स हटा दिए जाते हैं ताकि जो है ना वो बच्चा खुद ब खुद साइकिल चलाना शुरू करे। आहिस्ता आहिस्ता वो चलाता है, कभी कभी गिर जाता है, कभी कभी नहीं गिरता। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो चलाना सीख जाता है। अब एक दिन आता है कि यकदम जो है ना कोई चीज़ टायर पे चुभती है या कोई एक और दूसरा बंदा आता है जो कि बहुत ज़्यादा केयरलेस था और बच्चा गिर जाता है नीचे साइकिल चलाते हुए। तमाम तर ट्रेनिंग के कि पहले ट्रेनिंग व्हील्स थे, फिर किसी बंदे ने उसको सिखाया है, फिर भी एक बच्चा साइकिल चलाते हुए गिर जाता है, जो कि असल में एक कॉम्प्लिकेशन है साइकिल चलाने की। हमारे साथ भी यही होता है कि जब हम रेजिडेंसी के अंदर होते हैं तो हम लोग हर दिन बेहतर से बेहतर हो रहे होते हैं, लेकिन हर दिन एक नया चैलेंज आता है। किस दिन पंक्चर लग जाता है, किस दिन जो है ना कोई और बंदा केयरलेस होता है, किस दिन और किस्म के मसले आ जाते हैं और हम उसी ही बच्चे की तरह गिर रहे होते हैं और वो गिरना हमारा असल में एक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहा होता है। आप चाहे जितना मर्जी ट्रेन हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता कि आप कॉम्प्लिकेशंस के रेट को ना बिल्कुल ज़ीरो कर दें। जो कॉम्प्लिकेशन की रेट को ज़ीरो कर सकती है ना वो सिर्फ एक ही ज़ात है और वो ऊपर बैठी हुई है। तो जब कोई भी कॉम्प्लिकेशन आपसे हो जाती है तो फिर जब आप फील कर रहे होते हैं ना तो आपको बहुत ही इनकम्पिटेंसी की फीलिंग आ रही होती है। आपको अपने आप को एक फेलियर लग रहा होता है। आपको ऐसा लग रहा होता है कि आप
एक डॉक्टर भी नहीं है, आप बस शो कर रहे हैं कि आप डॉक्टर हैं। जब मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि मेरे से कोई एक ना चाहते हुए कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, तो फिर मैं अपने आप को बस ये चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ कि आज का दिन बुरा था, इंशाल्लाह कल का दिन बेहतर होगा। और उसके बाद मैं जब घर आता हूँ तो सबसे पहले काम करता हूँ, मैं सो जाता हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये मसला है कि जब मैं सो जाता हूँ उसके बाद जब मैं उठता हूँ तो मेरे लिए हर चीज़ बेहतर हुई होती है। नेक्स्ट डे जब मैं उठता हूँ तो मैं फिर सोचता हूँ कि क्या वजह थी ये कॉम्प्लिकेशन हुई, क्या मैं बेहतर कर सकता था कि ये कॉम्प्लिकेशन ना हो, क्या मैं फ्यूचर में करूँगा कि ये कॉम्प्लिकेशन अवॉइड कर सकूँ। बाज़ात मैं ये अपने मेंटोर या अपने सीनियर कंसल्टेंट के पास जाता हूँ, उनसे डिस्कस करता हूँ कि सर ये मेरे से कॉम्प्लिकेशन हो गई थी, सो ये क्यों हुई है और हम ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं कि ये आइंदा मेरे से ना हो। जब मेरी न्यूरोसर्जरी में ट्रेनिंग स्टार्ट हुई तो मैंने एक स्टिच लेना था, तो अमूमन ये है कि थोड़ा सा डीप स्टिच लेते हैं ताकि जो टिशू के एजेस हैं वो निक्रोज ना हो। तो मैंने जस्ट ईयर के सामने ना एक डीप स्टिच लिया। मुझे आइडिया नहीं था कि नीचे जो है ना एक आर्टरी होती है जिसको हम कहते हैं सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, तो वहाँ से मैंने स्टिच लिया तो वो जो है ना ब्लीड करना शुरू हो गई। तो जब पेशेंट वापस आया वार्ड के अंदर तो उसके ड्रेन में तकरीबन 400 ml ब्लड आ चुका था। वो कॉम्प्लिकेशन इतनी ज़्यादा लीथल तो नहीं हुई साबित, लेकिन उसमें मसला ये हुआ कि पेशेंट का इतना ज़्यादा ब्लड लॉस्ट हो गया। लेकिन उस कॉम्प्लिकेशन से मैंने ये चीज़ सीखी कि यहाँ आपने केयरफुल रहना होता है और यहाँ देखना होता है कि आप आर्टरी के अंदर स्टिच ना लें। तो उस टाइम के बाद से इतने ज़्यादा ऑपरेट अल्हम्दुलिल्लाह किए हैं कि अभी तक ये भी कॉम्प्लिकेशन दोबारा नहीं हुई। तो जब आपकी कॉम्प्लिकेशन जो है वो टोटल फेलियर में तब तक कन्वर्ट नहीं होती जब तक आप उस चीज़ से लर्न करते हैं। अगर आपने उस चीज़ से लर्न नहीं किया तो फिर तो वो कॉम्प्लिकेशन है और आपकी पार्ट पे टोटल फेलियर। लेकिन अगर आपने उससे लर्न कर लिया तो हो सकता है कि उस पेशेंट में जो कॉम्प्लिकेशन आपने की हुई हो वो आगे आप 100 पेशेंट्स में ना करें और हो सकता है कि आप 100 पेशेंट्स की लाइफ सेव कर सकें। बैंगिंग हेड, तो दिन स्टार्ट होता है आपका बड़ा अच्छा, स्टार्ट में आप बड़े अच्छे होते हैं दिन में, लेकिन दरमियान में कोई ऐसी चीज़ होती है कि जो आपने सोची नहीं होती। पेशेंट को या तो कोई कॉम्प्लिकेशन होती है या कोई एक प्रॉब्लम आ जाता है या कोई ऐसी चीज़ आती है जिसकी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा इनएडिक्वेट फीलिंग आ रही होती है। अब आपके दिल कर रहा होता है कि यार ये क्या मसला है, क्यों मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही। आप बहुत ही ना अपने आप को इनकॉम्पिटेंट फील कर रहे होते हैं। बाज़ वक़्त ऐसा होता था कि आपने किसी जगह पेशेंट को कुछ स्टिच किए होते थे और वो स्टिच ख़राब हो जाते थे, या आपने कोई ऑपरेट किया हुआ था और उस पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाता था, तो आपका सारा दिन जो है ना वो बहुत ही बुरा गुजरता था। तो घर आते थे तो ऐसा लगता था कि बिल्कुल जो है ना टूट गए और अब ये टास्क जो है ना वो बियॉन्ड मी है। लेकिन उस टाइम जो है ना अपने आप को समझाना जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी मेरे से कोई चीज़ ख़राब हो जाती थी तो मैं अपने आप को बताता था कि फ़लाँ टाइम पे मैंने एक अच्छी चीज़ की थी, उससे उस पेशेंट की लाइफ सेव हुई थी। फ़लाँ टाइम पे मेरे से ये अच्छी चीज़ हुई, तो मैं आपको अपने आप को अच्छी चीज़ें रिमाइंड करवाना शुरू कर देता हूँ। हर चीज़ के अंदर ना एक लर्निंग कर्व होती है। पहले दिन ही आप परफेक्ट स्टिच लगाना शुरू नहीं कर देंगे, पहले दिन ही आप परफेक्ट कंसल्टेंट नहीं बन जाएंगे, पहले दिन ही आपको सारी मेडिसिन याद नहीं कर देंगे। ये जो लर्निंग कर्व है आहिस्ता आहिस्ता आपकी लर्निंग जो है ना वो बेहतर होती जाएगी। लेकिन अपने आप को बताना भी है साथ साथ आपने ये। इसके अलावा जो है ना आप कोई मूवी देख सकते हैं, कोई अच्छी हॉट चॉकलेट ले सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको हेल्प आउट करेंगे उस बुरे दिन से निकालने में। जब मेरे दिमाग में बुरी थॉट आती है कि मैं इनकम्पिटेंट हूँ तो मैं उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देता हूँ कि मैं वाई आई एम इनकम्पिटेंट। सो उस क्वेश्चन को फिर मैं आंसर करता हूँ कि अगर मैं कॉम्पिटेंट हूँ तो उस टाइम जब मैंने उस पेशेंट की लाइफ सेव की थी या मैंने उस पेशेंट के लिए बेहतर काम किया था तो उस टाइम मैं क्यों इनकॉम्पिटेंट नहीं था। फिर मैं अपने आप को एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जो है ना मेरे से ये कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम नहीं आएगा। आई विल ट्राई टू लर्न मोर एंड आई विल गेट बेटर विद टाइम। सेक्रीफाइसिंग, सो एक स्टोरी है कि ईद का दिन था और एक पेशेंट जो है ना वो ट्रॉमा के साथ आता है और एक न्यूरोसर्जन जो है ना वो उसको ऑपरेट कर रहा होता है और उसी टाइम उसको खबर आती है और उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ है। वो उस टाइम ऑपरेट कर रहा होता है और उसका भाई का इतना सीवियर एक्सीडेंट होता है उससे भी किसी दूसरे शहर में ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। अगर कोई नॉर्मल शख्स होता तो उसी टाइम जो है ना अपना काम छोड़ के वहाँ चला जाता अपने भाई के पास, लेकिन क्योंकि वो डॉक्टर ऑपरेट कर रहा होता और उस टाइम ईद की वजह से कोई और बंदा भी अवेलेबल नहीं था उसको रिप्लेस करने के लिए, तो हुआ यूँ कि वो यहाँ ऑपरेट कर रहा था और उसका भाई वहाँ किसी और डॉक्टर से ऑपरेट हो रहा होता। बहुत सारी नाइट्स ऐसी होती हैं जब आपने अपनी फैमिली को अकेला छोड़ के ड्यूटी करनी होती है। नॉर्मल 7 दिन ड्यूटी करने के अलावा कभी कभी आपकी 36 घंटे की ड्यूटी थी, कभी कभी 18 घंटे की ड्यूटी थी। तो वो ड्यूटीज़ जो हैं जब आप कर रहे होते हैं तो ना आप अपनी फैमिली की केयर उस तरह कर सकते हो ना अपनी बॉडी की केयर उस तरह कर रहे होते हैं। जिस तरह आप एक सोल्जर जो है ना वो वॉर से वापस नहीं आ सकता जब तक बैकअप अराइव ना करे, इसी तरह आप भी ड्यूटी प्लेस नहीं छोड़ सकते जब तक आपका बैकअप ना आए। सो ये इसी तरह यह है कि जो बीमारियां हैं वो एनिमीज़ हैं,
वो हमलावर हो रही हैं पेशेंट्स पे जिन पे आपने सेव करने और आप सोल्जर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन जब आप घर आ जाते हैं तो फिर घर आके आपने अपने फैमिली को टाइम देना होता है। इसकी बजाय कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और इन सब चीज़ों पर टाइम वेस्ट करें, कोशिश करें कि अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, ताकि मेकअप हो सके वो टाइम जो आपने प्रीवियसली लॉस किया है। जब कोई बहुत ही ज़्यादा सीरियस चीज़ आ जाती है ना, आपकी फैमिली प्रॉब्लम आता है, बहुत ज़्यादा मसला आ जाता है, तो अमूमन ऐसी बात होती है कि अगर आप सीनियर्स के पास जाएँ तो वो आपको अकोमोडेट करते हैं। कोशिश करता हूँ कि 1 घंटा पहले जो है ना अपनी ड्यूटी टाइम से उठ जाऊँ, तो उस टाइम मैं वॉक करता हूँ, कभी कभी एक्सरसाइज कर लेता हूँ, ताकि जो सा टाइम जो है ना मुझे बाद में नहीं मिलना वो पहले ही दे दूँ अपनी बॉडी को। अगर आप थके हुए आते हैं तो फिर अगर आप इवनिंग में नैप नहीं लेते तो एट द एंड बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। अगर आपने इवनिंग में नैप लिया है ना तो फिर आपका बाकी दिन जो है ना वो अच्छा खासा रिलैक्स गुजर जाता है। और कोशिश करें कि रात को जल्दी सो सके ताकि आप 1 घंटा पहले उठ सकें। ये जो छोटी छोटी चीज़ें करेंगे ना, आहिस्ता आहिस्ता करके ना, ये काफ़ी बड़ी चीज़ें बन जाती हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगी इन सारी फ्रस्ट्रेशन और इन चैलेंजेस से निकलने के लिए। सारे चैलेंजेस जो है ना ये पार्ट हैं ऑफ बीइंग अ डॉक्टर। लेकिन तब असल मज़ा आता है जब आपकी वजह से किसी पेशेंट की लाइफ सेव होती है, या आप देखते हैं कि आपकी वजह से एक पेशेंट जो है ना दिन ब दिन बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह बकरा के अंदर कहा है कि अल्लाह किसी को उसकी हिम्मत से ज़्यादा बोझ नहीं देता। तो मेरा ख्याल है कि शायद हमारे अंदर इतनी हिम्मत थी। ये जो पाथ था ये चूज़ करना मेरे बस में नहीं था। बहुत सारे लोग होते हैं, इतने ज़्यादा लोग MBBS में आते हैं और इतनी ज़्यादा उससे पहले कोशिश करते हैं। इवन MBBS में आके कुछ लोग छोड़ देते हैं, इवन MBBS के बाद एक क्लिनिकल साइट पे नहीं जाते। तो शायद ये बात मैंने चूज़ नहीं किया, ये शायद उसने मेरे लिए चूज़। अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे कि हम इस बोझ को अच्छी तरह उठा सकें और अपने पेशेंट्स का अच्छी तरह ख्याल कर सकें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।